बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, दिख पा रहा होगा आपको। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जैसा मैंने कहा था, हम केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। हम आज से केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं, आप जानते हो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की 3 ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो मैं पढ़ा ही रही हूं, आगे भी पढ़ाऊंगी। दूसरा सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, और तीसरा फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री में हम बिल्कुल पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसके बाद एटम का ऑर्डर क्या होता है, एटम की जब हम रेडियस की बात करेंगे, सारी बातें इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, है ना। यानी कि एक एटम की, एक परमाणु की संरचना कैसे बनी है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों जब बात करते हैं इस चैप्टर में, तो हम एटम शब्द की बात करते हैं, परमाणु शब्द की बात करते हैं। एटम यानी परमाणु, ये वर्ड किसने दिया था, ये शब्द कहां से आया। एटम शब्द किसी ना कहीं से तो आया होगा। तो जब बात करते हैं बेटा कि एटम परमाणु का ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, लिखिएगा, इट वाज टर्म वाज गिवन बाय, ये टर्म, ये शब्द किसने दिया था, डेमोक्राइटस नाम के साइंटिस्ट ने ये शब्द दिया था। और साइंटिस्ट के नाम एज यूजुअल आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं। डेमोक्राइटस ने एटम शब्द दिया था, परमाणु शब्द दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो एटम है ये होता क्या है। तो एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, जो बहुत बार छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है कि ये एटॉमिक थ्योरी, ये परमाणु सिद्धांत दिया किसने था। तो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, आप बताओगे बेटा, जॉन डॉल्टन के द्वारा। जॉन डॉल्टन वैज्ञानिक ने, जॉन डॉल्टन साइंटिस्ट ने, महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने एटम को सबसे पहले एक्सप्लेन किया। जॉन डॉल्टन जी ने क्या बताया आपको, एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया। अब क्या कहा था एटॉमिक थ्योरी में, जॉन डॉल्टन ने कहा क्या था इस एटॉमिक थ्योरी में, तो एक एक करके अपन सारे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और लिखवाऊंगी भी मैं आपको साथ में, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो मेरे साथ मिलकर, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है कि इस दुनिया में जितना भी मैटर है, मैटर जिसको आप हिंदी में पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, पदार्थ या हिंदी में हम क्या कहते हैं, इनको द्रव्य कहते हैं, कि जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर मैटर है, पदार्थ है या कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके जुड़ने से बना हुआ है, एटम, परमाणु के जुड़ने से बना हुआ है। जैसे मैं इस डिजिटल बोर्ड की बात करूं तो ये एक मैटर है, एक पदार्थ है, और इस डिजिटल बोर्ड के इतने से हिस्से में बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे, परमाणु होंगे। तो जॉन डॉल्टन का पहला, आप बताओगे पहला पॉइंट क्या कहता है एटॉमिक थ्योरी का, तो इसको आप अच्छे से लिखो। कह रहा है जॉन डॉल्टन जी ने जो पहला पॉइंट दिया वो ये दिया कि जो मैटर है ना, लिखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ, लिखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ, ध्यान से लिख लो, पढ़ लो बेटा, क्या कमेंट कर रहे हो बाद में देखेंगे आप। मेड अप ऑफ लार्ज नंबर of small particles, of small particles that are known as atoms, small particles that are known as atom। हिंदी में देखो, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। लिखिए, कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें परमाणु कहा जाता है। मिलकर बना होता है, उनको हम परमाणु कहते हैं। ये सेंटेंस, ये लाइन किसने दी थी, आप करके आओगे, जॉन डॉल्टन ने अपने थ्योरी में बोला था, जिसको हम एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो जॉन डॉल्टन ने कहा था, जॉन डॉल्टन ने दूसरा पॉइंट क्या कहा, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कोई भी मैटर है इस यूनिवर्स के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई मैटर है, वो किससे बना हुआ होता है बेटा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उनको हम एटम कहते हैं। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर के इतने से हिस्से में हम बात करते हैं क्या होते हैं, हजारों लाखों एटम्स होते हैं। बच्चों जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जो लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल यानी कोशिका होती है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु को हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ये पदार्थ यानी कि ये मार्कर जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम एटम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम परमाणु या एटम कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, आगे बात समझ में। मैडम आप क्यों, क्या अर्जुन गुप्ता आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन गुप्ता। ठीक है बच्चों, तो कोई भी मैटर है वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो जॉन डॉल्टन ने बताया था 2 नंबर पे, वो क्या था, इन्होंने कहा एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ एनी मैटर दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। कहने का मतलब है कि परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल that cannot divided further। परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लिखिए, परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा है, वह सबसे छोटा हिस्सा या छोटा भाग है जिसको आगे आप विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी, जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये बात भी बच्चों जॉन डॉल्टन ने बोली थी, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जॉन डॉल्टन थ्योरी का ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लिमिटेशन बोलते हैं। ये इनकी थ्योरी का लिमिटेशन पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम एटम को आगे डिवाइड कर सकते हैं। एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए क्या बच्चों कि जॉन डॉल्टन ने एक सेंटेंस एक कथन दिया था कि एटम वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि ये इनकी थ्योरी का क्या है? लिमिटेशन है बेटा। ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि ये विवादित पॉइंट है। इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, राइट? तो बच्चों इसको हम लिमिटेशन वाले पॉइंट में रखते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जॉन डॉल्टन थ्योरी का लिमिटेशन पॉइंट क्या है, तो वो यही है। तीसरा पॉइंट जो जॉन डॉल्टन ने बोला था, वो बोला था कि एटम्स जो होते हैं, एटम आप बोलोगे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने कहा कि परमाणुओं को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। लिखिए, परमाणुओं को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न। ये सेंटेंस आपको मास ऑफ कंजर्वेशन जब पढ़ाऊंगी ना, वहां पर वापस काम आएगा। ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इनको नष्ट किया जाता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तीनों सेंटेंस आपको बताने हैं। किसमें बताया गया? इसमें बताया गया जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिस एटॉमिक थ्योरी में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर इन तीनों पॉइंट में से कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि ये पॉइंट्स किसने बोले, तो बच्चों पहला पॉइंट जॉन डॉल्टन ने बोला कि मैटर, कोई भी पदार्थ है इस यूनिवर्स का, वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, उन्हीं को आप परमाणु कहते हो, एटम कहते हो। दूसरा, एटम जो होते हैं उनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ना ही एटम को आप क्रिएट कर सकते हो, ना उन्हें डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तीनों सेंटेंस आपके किसने बताए थे? आप बताओगे, जॉन डॉल्टन जी ने बताए। अब इन्होंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट सुनना मेरी बात को ध्यान से, है ना बेटा? सब समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री में, बेसिक से चलो, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब हम एटम की बात करते हैं, जॉन डॉल्टन जी ने एक सेंटेंस कहा कि भाई एटम्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये लाइन इनकी लिमिटेशन बन गई। लिमिटेशन का मतलब ये पूरे तरीके से सही नहीं थी। तो आज भी कुछ साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन की थ्योरी को मतलब पूरी तरीके से सच नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो एटम होता है उसको तो आगे आप डिवाइड कर सकते हो। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। जब हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के 2 हिस्से होते हैं बेटा। एटम के 2 पार्ट होते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिक, और दूसरा जो एटम का हिस्सा होता है उसको नाम दिया जाता है ऑर्बिट, जिसको हिंदी में हम कक्ष कहते हैं या कक्षाएं कहते हैं। और एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से, ये कोई एटम का न्यूक्लियस है बच्चों, ये उसका न्यूक्लियस है, और बाहर इस तरीके से एटम के सर्कुलर पाथ होते हैं, यानी कि गोल गोल पाथ होते हैं। इन्हीं सर्कुलर पाथ को आप क्या कहते हो? ऑर्बिट कहते हैं। ऐसे हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब किसके एटम को कैसे, सारी बातें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएंगी। तो मैंने कहा एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 उप परमाणुक हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें से जब हम बात करते हैं, एटम के 2 हिस्से होते हैं। जो सेंटर वाला हिस्सा होता है एटम का, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, नाभिक नाम देते हैं। केंद्रक मत लिख देना, केंद्रक सेल में होता है, कोशिका में होता है। और ये जो बाहर इस तरीके से हमने ये जो गोल गोल ये सर्कुलर पाथ दिखाए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं बच्चों। 2D मॉडल में ऑर्बिट कहते हैं, 3D मॉडल में ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये सारी बातें हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जरा सुनो, इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 2 पार्टिकल्स जो होते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने अंदर जोड़ के रखता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में रहते हैं। और ये जो बाहर सर्कुलर पाथ है ना, इसके अंदर क्या रहते हैं? इसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि न्यूक्लियस के अंदर किसी भी परमाणु के कौन कौन से सब परमाणुक हिस्सा होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा? आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहोगे। और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना, जोड़ होता है, इसी को केमिस्ट्री में न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो बच्चों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? हिंदी में सेम नाम होता है। न्यूक्लियॉन्स किससे बनता है? आप सोचोगे मैम न्यूक्लियस पूछा है। न्यूक्लियस ये है। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला दो तो उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसी चीज को आपको आगे समझना है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये भी और छोटी स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, और उन और छोटी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मैम कैसे बनेगा, मैं साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते जा रही हूं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूक्लियॉन्स क्या है? क्या न्यूक्लियॉन्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? आपको कहना है नहीं। दूसरा प्रश्न आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसके बने हुए होते हैं? तो आपको बताना है वो क्वार्क के बने हुए होते हैं बच्चा, क्वार्क के बने हुए होते हैं। अब मुझे ये बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और क्वार्क में सबसे छोटा कौन हो गया? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी के पेपर का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क में सबसे छोटा कौन है? तो आपको आंसर क्या करना है? सबसे छोटा क्वार्क, सबसे छोटा क्वार्क है। और इसी क्वार्क की खोज किसने की? तो इसकी डिस्कवरी की थी जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने। ये जो मैं साइंटिस्ट के नाम लिखवा रही हूं ना बेटा, ये एग्जाम में आएंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। जेलमैन करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी? क्वार्क की। और उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको हम एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? आप बताओगे, क्वार्क के बने हुए होते हैं। और क्वार्क की खोज जेलमैन ने, जेलमैन में जे आएगा बेटा, जी नहीं आएगा, हाँ जेलमैन ने की थी। जेलमैन ने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी? क्वार्क की। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। और बाहर इन ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो राउंड राउंड मैंने स्ट्रक्चर बनाई ना, गोल गोल, इनको ही आप या तो शेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो। इसी ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या होता है? इन्हें हम शेल या कक्षा बोलते हैं। तो बच्चों किसी भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? कक्षा
कक्षाओं में ऑर्बिट या शेल में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन छोटी और स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम क्वार्क कहते हैं, जिसकी खोज जेलमैन ने की थी, जेलमैन ने की थी। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो आप बताओगे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको एक साथ मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो आपको एटम, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, क्वार्क चारों शब्द समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चारों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि एटम के दो हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम नाभिक कहते हैं। तो इस नाभिक की खोज किसने की थी, किसने बताया था कि किसी भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, उसका नाभिक होता है, ये बताया था बच्चों रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी बच्चों, आप बताओगे रदरफोर्ड ने। केमिस्ट्री में आप इन साइंटिस्ट का नाम बार बार सुनोगे बेटा, बार बार, आगे बहुत बार मैं इनका नाम बोलूंगी। बहुत सारा काम किया है केमिस्ट्री में, बहुत बड़ा योगदान है किनका, रदरफोर्ड जी का। रदरफोर्ड ने बताया कि जो आपका एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बच्चों जब बात करते हैं कि कैसे बताया, तो रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा था। एक गोल्ड का एटम रखा था, सोना धातु का एटम रखा था, और यहां पे एक अल्फा एमीटर लगाया था, जैसे अल्फा पार्टिकल की गोल्ड की फॉइल पे क्या करवाई थी, बम्बार्डमेंट करवाई थी। तो हजारों में से एक पार्टिकल था, वो वापस जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, क्योंकि वो गोल्ड के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था उससे टकरा गया था। ये आगे पढ़ाएंगे, खैर आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसी एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट को करके रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है बच्चों। क्या होता है उसका अरे आगे सब पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की, तुम लोग कितना आगे चलते हो यार, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, सब पढ़ाएंगे आगे, थोड़ा पेशेंस रखा करो, पेशेंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा पढ़ना। तो लिखिए बच्चा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हिंदी में लिखो अल्फा कणों का प्रकीर्णन अनुप्रयोग। इस एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको हल्का फुल्का भी बताया है कि कैसे किया था एक्सपेरिमेंट। इससे क्या किया था आप बताओगे बेटा, इससे इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, नाभिक की खोज की थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। कुछ नहीं, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी, एक गोल्ड का एटम लेकर, सोने का एटम लेकर, और हजारों में से, ऐसे कहते हैं 100% में से 10 पार्टिकल्स ऐसे थे जो जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते से वापस लौट के आ गए, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, रिपल्सन की वजह से वो वापस आ गए। खैर वो आपको आगे सारा कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नाभिक किस किस से बना हुआ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों किस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है आपका क्या, आप बताओगे, न्यूक्लियस बनता है, नाभिक बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यहां पर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, और जिस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस में कौन सा फोर्स होता है, तो दूसरा पॉइंट लिख दो यहां पर, न्यूक्लियस में 2 नंबर पे न्यूक्लियस किसका बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके बने हैं, क्वार्क के। ये बात किसने की, जेलमैन ने की। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट। लिखिए न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट। नाभिक में, हिंदी में लिखोगे, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन से बल पाए जाते हैं, लिखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल पाए जाते हैं, के बीच नाभिकीय बल पाए जाते हैं बेटा, लिख लिया, हाँ जी मैम। चल नेक्स्ट पॉइंट सुनो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस है, तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो इसके अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी इन स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। लिखिए न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। हिंदी में लिखोगे, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में नाभिकीय एनर्जी पाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है बेटा। कहां पर, किसी भी परमाणु के नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा स्टोर होती है या पाई जाती है या संग्रहित होती है बेटा, क्योंकि वहां पर फोर्सेस कौन से पाए जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस पाए जाते हैं। लिख लिया, हाँ जी। बहुत सबको समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करो, हर एक चीज मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं। मुझे पता है आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाना है, इन बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, वही आप में से पढ़ने आए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बस समझ में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको 2 चीजें पढ़ाने जा रही हूं जो आगे आपको केमिस्ट्री में काम आएंगी। बच्चों आप रिएक्शन पढ़ते हैं, अभिक्रिया पढ़ते हैं, आपने पक्का कभी ना कभी अभिक्रिया नाम सुना ही होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की, वो सुनो बच्चा। एक रिएक्शन होती है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ मैम, हमने सुना है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय अभिक्रियाएं पाई जाती है। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसकी देन है, वो सारी इन्हीं रिएक्शंस की देन है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की देन है। नाभिकीय अभिक्रियाएं याद रखना बेटा, इन्हीं के एग्जांपल में आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्टर।
जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, वो इन्हीं रिएक्शन से बनती है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर रिएक्शंस पे आधारित होते हैं। दूसरी जो हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी मैम, हमने पढ़ी है केमिकल रिएक्शंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा है मैम कि CO2 और H2O जुड़ता है तो ग्लूकोज बनता है, शायद आपने पढ़ा होगा। इन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई आपसे ये पूछ ले कि क्या फर्क होता है न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन में, डिफरेंस क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, जरा बताइए कि न्यूक्लियर रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। सुन लीजिए, आज के बाद सबको आंसर कैसे करना है। किसी भी एटम का, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस हिस्सा लेता है। कौन हिस्सा लेता है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में नाभिक बोलते हैं। जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर, क्या आप बताओगे बेटा, न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं बेटा। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शंस वो अभिक्रियाएं होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती हैं, नाभिकीय संयंत्र में होती हैं। दो टाइप की होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शंस के दो उदाहरण होते हैं, आगे चलकर आप पढ़ोगे कौन कौन सा। पहला है न्यूक्लियर फिजन, फिजन लिख दीजिए, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन होकर जो रिएक्शन बनी है उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी होती है बच्चा न्यूक्लियर फ्यूजन, दो न्यूक्लियस के आपस में जुड़ने से। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना, ये फिजन है, ये फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन होना, जुड़ना, दो नाभिक जुड़कर एक हैवी नाभिक बना दिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। जबकि बच्चों केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण, केमिकल रिएक्शन के उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसका उदाहरण होती है? केमिकल रिएक्शन का। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहां पढ़ते हैं? जब कभी किसी एक अम्ल की अभिक्रिया एक बेस के साथ, एक एसिड की बेस के साथ न्यूट्रल अमाउंट में, यानी दो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस लेकर हम एक न्यूट्रल रिएक्शन करवाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही दूसरी होती है एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी आप आगे पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे बच्चों एक और होती है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जिनमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, और ये वो रिएक्शन है जिसमें एटम का न्यूक्लियस हिस्सा लेता है। तो बात समझ में आई? हमारे एटम के दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, जिसके रिजल्ट में एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होती है। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस नाभिक हिस्सा लेता है उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें बाहर जो शेल होती है, जो कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन से हिस्सा लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारी आगे बात करेंगे हम। ठीक है बच्चे, वे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहलाते हैं, सारी बातें आगे करेंगे। तो हमारा एटम का पहला हिस्सा हो गया न्यूक्लियस। अब बच्चों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एटम का जो न्यूक्लियस है, इसकी जो रेडियस है ये किस ऑर्डर की होती है, या ये साइज किस ऑर्डर का होता है। तो तीसरे पॉइंट में देखो, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट कैसे बना। हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस में पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा। अब चौथा पॉइंट सुनो, चौथे पॉइंट में आपको क्या सुनना है? चौथे में लिखो ऑर्डर ऑफ, फोर्थ पॉइंट पे लिखो ऑर्डर। हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा बेटा, क्वेश्चन कैसे आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके साइज का ऑर्डर क्या है? लिखो नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है, नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है, किस ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस, त्रिज्या का क्रम क्या है, किस ऑर्डर का होता है? तो हमने पढ़ा है मैम, ये होता है 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का। और आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा होगा 10 की पावर -15 को आप क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं 1 फर्मी। लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, इतनी फिजिक्स पढ़ी है ना आपने, 1 फर्मी लिख सकते हैं हम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो किस साइज के ऑर्डर का होता है, उसका ऑर्डर क्या है? तो आपको बताना है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर, और जिसको हम 1 फर्मी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? हाँ जी मैम। तो ये आपको न्यूक्लियस में 5 पॉइंट याद रखने थे। न्यूक्लियस किसका बना हुआ होता है, कौन से फोर्सेस लगते हैं, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और उसके साइज का ऑर्डर क्या है, उसके साइज का ऑर्डर क्या है। ये कौन है? आकाश से काम करना, इस प्रकाश कुमार पटेल को ब्लॉक कर देना। मैडम जी बहुत एटीट्यूड में रहती हो आप, कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं देती हो। अभी तुमने मैडम को कोई खरीद रखा है क्या? तुम्हारा स्पेशल ट्यूशन चल रहा है क्या यहाँ पे? इसलिए हर क्लास में परेशान करता है, ये वही बच्चा मुझे याद है, इसको ब्लॉक कर दो इस बैच से, कभी डीएक्टिवेट नहीं करना इसका नंबर। कह मैडम में एटीट्यूड है क्योंकि कमेंट का रिप्लाई नहीं करती है। अब मैं तुम्हारे जैसे हर बच्चे का कमेंट रिप्लाई करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, और तुम्हारा कमेंट क्या होगा मुझे पता है, मेरा नाम ले लो। बकवास। चलो फिर कहते हो कि मैडम सिलेबस नहीं हो पाता, कैसे हो पाएगा तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से सिलेबस। चलो अगला पॉइंट। अब बच्चों हमारे एटम का दूसरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट जिसको हम कक्ष कहते हैं, और उन्हीं ऑर्बिट्स को हम दूसरा नाम देते हैं शेल। कक्षाओं का नाम, कक्ष या कक्षाओं। क्या होते हैं ये ऑर्बिट, क्या होती है शेल, ये आपको जानना। क्या होती है ऑर्बिट, क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। बच्चों कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से सर्कुलर पाथ होते हैं, ऐसे गोल पाथ होते हैं। इन्हीं गोल पाथ को आप ऑर्बिट या शेल कहते हो। इनको क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चा इनके अंदर, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चा। आगे बात समझ में है ना? आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन से ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? तो लिखिए बच्चा कि इन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मैक्सिमम।
उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। कक्ष में, आप शेल भी लिख सकते हो, यहां पर कक्षाएं भी लिख सकते हो आप। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो लिखिए 2n², ऐसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं बेटा हम। अब इस फॉर्मूले को यूज में कैसे लेते हैं वो समझेंगे हम। ये जो न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये नाभिक है, ये नाभिक है। अब इस नाभिक के जस्ट बाहर वाली शेल को नाम देते हैं के, उसके बाद वाली को देते हैं एल, इसको देते हैं एम, इसको देते हैं एन, ऐसे ओ पी, ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है, के एल एम एन ओ पी, ये शेल के नाम है। पहली शेल को हमने के बोल दिया, दूसरी को एल बोल दिया, तीसरी को आप बोल दिया एम, चौथी को बोल दिया एन, पांचवी को बोल दिया ओ, ऐसे बोल दिया, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले में ये एन क्या है, तो लिखिएगा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन को बोलते हैं कक्ष की संख्याएं, कक्ष की संख्याएं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, तुम लोग बोलते हो ना पढ़ा हुआ है हमारा ये सब कुछ, तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैंने कहा इस फॉर्मूले में एन जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, n² किसको रिप्रेजेंट करता है, नहीं दे पाओगे आंसर, बस है ना, नहीं दे पाओगे तो लिख लीजिए n², ये पूछा हुआ एसएससी सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन, n² होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कि ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल्स क्या होता है, यही मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। हिंदी में लिखो कक्षकों की संख्या, ये कक्ष है, ऑर्बिट को हिंदी में कक्ष बोलते हैं, ऑर्बिटल्स को कक्षकों बोलते हैं, कक्षकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है n²। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे ना कि n इज इक्वल टू, तब आप क्या होगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्ष की संख्या, n² पूछे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैम ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, जब हम 2D मॉडल पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसको, ये जो गोल गोल चक्कर है ना बेटा, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और जब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं इस ऑर्बिट के भी आगे सब स्ट्रक्चर होती है जिसको 3D मॉडल में पढ़ते हैं। अब क्या होता है 2D 3D मॉडल में रिलेशन, ये आगे आ जाएगा, फिलहाल बस इतना जानो आप। फिलहाल आपको इतना जानना है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि n का मतलब क्या है और n का स्क्वायर कर दिया तो उसका मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। मैं 2D 3D मॉडल में रिलेशन निकालना आपको आगे समझाऊंगी, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगी। पढ़ा है ना SPDF, यहां पढ़ेंगे KLMN, वहां पढ़ेंगे SPDF, बस ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि मैम इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। सुनिए, पहली शेल के लिए n का नंबर 1 होता है, यानी k के लिए n का नंबर 1 होगा, m के लिए 2 होगा, के एल सॉरी के बाद l आता है ना, के एल के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, n के लिए 4 होगा, o के लिए 5 होगा। तो सिंपल सा, अगर आपको k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो k में 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बच जाएगा बेटा, k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। यानी कि ये जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली शेल या ऑर्बिट है 2D मॉडल में, इसमें हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं के में, 2 भर सकते हैं बेटा। एल में बताओ जरा कितने भर देंगे, एल में 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 भर देंगे मैम। एम में कितने भर देंगे बेटा हम, अठारह। एन में कितने भर देंगे बेटा, 32 भर देंगे। अब ओ में आप बताओ कितने, ओ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया तो, आंसर करो फटाक से, आंसर करो। ओ वाली ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है, आंसर कर दीजिए फटाक से। अच्छा, किसी बैच में केमिस्ट्री जुबेर सर का पोस्टर लगा हुआ था, मुझे नहीं पता, मेरे पास टेक्निकल टीम का आया तो उन्होंने क्लास लगाई है, मैंने ले ली है, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। ओ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये 32 कौन बोल रहा है, तुम लोगों की गणित कमजोर है क्या, मुझे लगा था मेरी ही गणित कमजोर है। हाँ जल्दी बताओ, 98, 50 होगा बेटा,
लिख लो, ओ के लिए 5 है, 2 इंटू 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 50 आएगा। तो ये बच्चा फॉर्मूला होता है किसी भी एटम की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। एसपीडीएफ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको एसपीडीएफ और केएलएमएन में क्या डिफरेंस है। अभी हम 2D मॉडल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात नहीं करी है, मैं सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात कर रही हूं यहाँ पे। जब मैं आपको एसपीडीएफ पढ़ाऊंगी तब आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, चले आगे। इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन रहता है और बाहर ऑर्बिट में कौन रहता है। हाँ जी मैम, अब मैं थोड़ी सी आप लोगों से गणित लगवाऊंगी, मेरी तो गणित कमजोर है, आपकी तो सही होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस क्या जो साइज है वो किस ऑर्डर का होता है, आपको पता लग गया। इसका साइज तो क्या होता है 10 की पावर -15। अब मैं आपसे पूछूं इस पूरे एटम का ही साइज किस ऑर्डर का होता है, तब आप क्या करोगे। तो अगले पॉइंट पे लिखो और फिर मुझे एक मैं चीज पूछती हूं आपसे, वो मुझे आंसर करो। ऑर्डर साइज ऑफ एटम क्या होता है, पहले लिखो। ऑर्डर साइज ऑफ एटम क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या का क्रम क्या होता है, लिखिए। परमाणु की त्रिज्या का क्रम क्या है, किस ऑर्डर की होती है परमाणु की त्रिज्या, वो होती है बेटा 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर। लिखिए 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर की होती है किसी भी एटम की रेडियस, या आप उसको साइज लिख सकते हो। और आपने फिजिक्स में इतना पढ़ा है 10 की पावर -10 मीटर को आप क्या लिखते हो, 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हो, ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हो। हाँ जी मैम, आगे बस समझ में, यस मैम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पर आपको मैथ्स लगानी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी एटम है उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके न्यूक्लियस का कितना गुना होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में। अब आप लोग कहते हैं ना ग्रुप डी में इतना टफ थोड़ी आता है, लो कर दो क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ। आपसे पूछा कि ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो इस एटम का जो वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो इसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम का कितना गुना होता है। 50 गुना लिख रहा है एक बच्चा, चलो कोई नहीं, आज हम निकालना बता देते हैं, इसके बाद कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। तो नोट डालकर एक चीज लिखो बेटा, नोट में क्या लिखो, वॉल्यूम ऑफ एटम, ये गणित का है आपका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम और अपॉन में लिखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ऊपर लिखोगे परमाणु का आयतन, नीचे लिखोगे नाभिक का आयतन, ठीक है। ऊपर लिख दो परमाणु का आयतन। बेटा हम एटम को कंसीडर कैसा करते हैं, स्फेयर, स्फेयर, गोल। और जब आप कभी भी किसी गोले का आयतन निकालते हो, किसमें आप निकालते होंगे, मास में, तो क्या फॉर्मूला होता है उसको निकालने का, बताना जरा क्या फॉर्मूला होता है। परमाणु का आयतन और नीचे लिखो नाभिक का आयतन। क्वेश्चन आता है परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का कितना गुना होता है, नाभिक के आयतन का कितना गुना होता है। तो प्यारे बच्चों हम इस एटम को गोल कंसीडर करते हैं, और जब आप मैथ्स में पढ़ते हो किसी भी गोले का आयतन निकालते हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, 4/3 पाई आर की क्यूब लगाते हो, ये लगाते हो। अब यहां पर 4/3 पाई आर, आर का मतलब रेडियस, याद रखना केमिस्ट्री में रेडियस और साइज एक ही बात है, त्रिज्या और आकार एक। की बात है बेटा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पाई आर पहले किसका लिखना है, एटम का लिखना है, तो एटम का कितना होगा बेटा, लिख दो आप, एटम का कितना होता है, 10 है, लिख दीजिए आप। एटम का कितना होगा बेटा, आप लिखोगे ऊपर कितना आएगा, एटम का किस ऑर्डर का होता है 10 की पावर माइनस, आप यहां 10 से एटम का निकालोगे तो ऊपर आपका 10 की पावर -10 और इसकी क्यूब हो जाएगी, और नीचे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 10 की पावर -15 का क्यूब। अब आपको इसे सॉल्व करने नहीं बैठना है, जब आप सॉल्व करोगे तो शायद आप यहां से क्या निकालोगे, आपका निकल के आएगा कि वॉल्यूम ऑफ एटम, किसी भी परमाणु का जो आयतन होता है वो उसके नाभिक के आयतन का 10 की पावर 15 गुणे होता है। तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बेटा एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा, मैम नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने कभी फुटबॉल ग्राउंड देखा है, देखा होगा, टीवी में देखा होगा। फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच आप फुटबॉल रख दो, ठीक है, और पूरा ग्राउंड आप देखो, जो फुटबॉल आपने ग्राउंड में रखी है ना वो किसी एटम का न्यूक्लियस है, नाभिक है, और जो पूरा फुटबॉल का ग्राउंड है वो उसका एटम जो है ना, आप बताओगे उसका रेडियस है, उसका साइज है।
तो फुटबॉल छोटा सा दिखता है किसके अंदर? बिल्कुल फुटबॉल छोटा सा होता है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। ठीक ऐसे ही हम कहते हैं क्या कि बेटा जो भी हम आयतन किसका निकालते हैं, किसका? परमाणु का आयतन निकालते हैं कि वो 10 की पावर 15 गुणे आयतन का होता है उसके न्यूक्लियस का। बस ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है? ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, आपको लगेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अरे हिंदी में क्या लिखो, परमाणु का आयतन ऊपर लिख तो दिया। इतनी बेसिक हिंदी आपको आनी चाहिए। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का 10 की पावर 15 गुणे होता है, इतना हिंदी आना चाहिए आपको। लिख दिया ये कॉन्सेप्ट? ओके मैम, लिख दिया। चल, नोट में आपने पहला पॉइंट लिख दिया। अब नोट में मैं आपको दूसरा पॉइंट लिखवाती हूं। क्या बच्चों? पहले मैं आपको समझाती हूं, फिर आप इसी चीज को अपन लिखेंगे। बच्चों मुझे ये बताओ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? ये H2 है। आप हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो? पहले मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक परमाणु है हाइड्रोजन का, और परमाणुओं के जुड़ने से अणु बनते हैं, एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनते हैं। दो हाइड्रोजन जुड़े तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक अणु बन गया। बच्चों परमाणुओं के आपस में जुड़ने से अणु बनते हैं, एटम्स के आपस में जुड़ने से मॉलिक्यूल बनते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये अनस्टेबल है बेटा। ये क्या है? ये अनस्टेबल है, ये अस्थायी है बेटा। और ये स्थायी कैसे होगा? ऐसा होगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर करना फटाक से। क्या इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाया हुआ एग्जाम में पूछ रहा है कि एटम की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है क्या? हाँ जी, परमाणु का खुद का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है बेटा, क्योंकि वो तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल चीजों का अस्तित्व नहीं होता है बेटा, एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अब अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूल्स क्योंकि स्टेबल है, तो इनकी इंडिविजुअल क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है? यही आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी एटम है वो इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है क्या? आप कहोगे नो। बस इसी चीज को मैं आपको नोट में लिखवा रही हूं, लिख लो। एटम डजंट हैव, एटम डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, while molecule have, while molecule या molecules भी लिख सकते हो आप, molecule have independent existence। आपको क्या लिखना है बेटा? परमाणु का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, परमाणु का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है बेटा। इंडिविजुअल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है एटम, अस्तित्व नहीं होता है। जबकि अणुओं का खुद का अस्तित्व होता है, जबकि अणुओं का खुद का अस्तित्व होता है, अणुओं का खुद का अस्तित्व होता है बेटा, अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होते हैं। बस आपको इतना एक बात याद रखनी है, एटम्स जब अकेले होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो अस्थायी होता है, वो स्थायी होने के लिए मॉलिक्यूल बना लेता है, अणु बना लेता है। और एग्जाम में आता है, जैसे एटम शब्द किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। वैसे मैम ये मॉलिक्यूल शब्द कहां से आया? ये मॉलिक्यूल जो शब्द है ना, ये जो अणु शब्द है, ये शब्द, ये टर्म किसने दिया था? एवोगाड्रो। लिख दो, एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने क्या शब्द दिया था? अणु शब्द दिया था। हिंदी में सेम नाम लिख दो। एवोगाड्रो ने क्या बताया था? मॉलिक्यूल शब्द दिया था, ये अणु शब्द। जैसे एटम तो किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने, वैसे मॉलिक्यूल शब्द किसने दिया? एवोगाड्रो ने दिया। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? ये एवोगाड्रो नंबर वापस आएगा आगे चलकर, क्या पढ़ाएंगे। अब मैंने क्या पढ़ाया पिछले 50-55 मिनट में, आ जाओ 5 मिनट के मैं आपको रिवाइज करवा के जाती हूँ, ठीक है बच्चों? सबसे और क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये एटम शब्द हमने चैप्टर स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें एटम शब्द किसने दिया था? परमाणु शब्द डेमोक्राइटस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। जबकि एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में 3-4 पॉइंट बोले थे, वो किसने बोले थे? जॉन डाल्टन ने। तो एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है? आपसे पूछता है कि मैटर क्या होता है, कोई भी मैटर किससे बनता है, तो आप बताओगे मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है उसी को एटम कहते हैं, उसी को परमाणु कहते हैं। जैसे कोई भी लिविंग बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, वैसे कोई नॉन लिविंग थिंग होती है, कोई मैटर होता है, कोई पदार्थ होता है, कोई द्रव्य होता है, वो एटम यानी परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। इन्होंने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और यहीं पे इनकी थ्योरी फेल हो गई, ये इनकी थ्योरी का लिमिटेशन है। जबकि बच्चों हम तो एटम को आगे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 3 सब परमाणुक हिस्से होते हैं परमाणु के, और जॉन डाल्टन ने कहा परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट उनका लिमिटेशन है, वो उनकी एकदम वहां पर फेल होने वाली, विवादित, वो कंट्रोवर्सी का पॉइंट है, ठीक है? बात करते हैं बेटा, एटम के 2 हिस्से होते हैं। एटम के सेंटर वाले हिस्से को न्यूक्लियस, उसका नाभिक कहते हैं। बाहर जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको ऑर्बिट यानी कक्ष कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, उन्हीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स दोनों शब्द याद रखना। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जिन छोटे पार्ट के बने होते हैं उनको क्वार्क कहते हैं। यानी एग्जाम में आ जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने होते हैं? क्वार्क के बने होते हैं। इसकी खोज किसने की? जेलमैन ने की। बाद में बेटा एटम के अंदर जब हम बात करते हैं कि एटम की खोज, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा कणों का प्रकीर्णन अनुप्रयोग किया था। और एटम जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। और बच्चा एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, वो नाभिकीय बल लगते हैं।
क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी कौन सी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी। जब भी आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बात करते हैं तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेता है उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इससे एटम बम बनाते हैं, इससे हाइड्रोजन बम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे पढ़ाएंगे आपको। केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सारी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं। एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर गोल गोल जो सर्कुलर पाथ होते हैं उसको ऑर्बिट या शेल, उसको कक्ष कहते हैं। और इन कक्ष को के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब किस कक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। n वहां पर ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि n का स्क्वायर वहां पे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 2D होता है, ये 3D डायमेंशन होता है, बस आपको इतना जानना है। ठीक है, अब आप बताओगे k में n का वैल्यू 1 है तो k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, l में 8 आ सकते हैं, m में 18 आ सकते हैं, n में 32 आ सकते हैं, o में 50 आ सकते हैं, ऐसे आप p में भी निकाल सकते हैं आगे कितने आ सकते हैं। ये जो एटम का साइज होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर का, जबकि न्यूक्लियस का जो रेडियस का साइज होता है, या साइज बोल सकते हो या रेडियस बोल सकते हो, त्रिज्या का क्रम होता है, वो 10 की पावर -15 होता है। क्वेश्चन आता है कि एटम के वॉल्यूम का आयतन जो होता है वो न्यूक्लियस के आयतन का कितना गुणे होता है, तो वो इतना गुणे होता है। हम कैसे निकाला, तो ये आपने मैथ्स में जब भी आप गोले का आयतन निकालते हैं तो गोले के आयतन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ये r क्या है, ये एटम की r है। केमिस्ट्री में रेडियस और साइज एक ही बात होती है, याद रखना, त्रिज्या और आकार एक ही बात होती है, जितनी रेडियस उतना ही साइज उस एटम का, राइट। और नीचे आपने न्यूक्लियस के वॉल्यूम लिख दिया गोले का, तो यहां से आपको ये मिला, तो वो 10 की पावर 15 गुने होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H लिखते हैं या H2। आपने कहा मैम H2, क्यों H2? क्योंकि H एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम H है और अकेला एटम की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टेबल होते हैं बेटा। जो परमाणु होते हैं वो अणुओं के रूप में स्थायी होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं H नहीं H2 बोलो, H2 बोलो। हाइड्रोजन गैस H2 गैस ऐसे लिखते हैं, है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां पर 2 हाइड्रोजन मिल गए तो एक आपका अणु बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, इसकी एग्जिस्टेंस है। और यहीं से हमने पता लगाया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अणुओं के जुड़ने से। आप बताओ, परमाणुओं के जुड़ने से अणु बनते हैं, एटम्स के जुड़ने से परमाणु बनते हैं। और ये परमाणु शब्द किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। ये परमाणु शब्द किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। बस इतनी बात आपको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे बता दो, सिर्फ आज की क्लास का कोई डाउट है आपके सामने? लकी जी क्या टाइप कर रहे हो, जी बी एच वाई वाई वाकू या डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सब कुछ टाइप कर दिया लकी जी ने ना, उल्टी एबीसीडी सारी टाइप कर दिया आपने। अब बताओ आज की क्लास तक कोई डाउट है, आगे का नहीं चलो। और कैसी लगी आपको क्लास, मुझे ये बता दो कि आज की क्लास का कोई डाउट है तो बताइए। आज डेट क्या है, 5 अप्रैल। ओके डन। मैम केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी हमने, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे पढ़ो। देखो आपने जो स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी है ना वो थोड़ी अलग है, यहाँ की जो केमिस्ट्री है यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, तो बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। हाँ 2, 8, 18 यही तो हमने पढ़ाया, और क्या पढ़ाया बेटा। ऐसे मैं सारी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी आपको, आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। जिस दिन PYQs लगाओगे ना, प्रीवियस क्वेश्चंस खटाखट आंसर आएंगे, खटाखट आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। मैम ग्रीन कर लो स्क्रीन। बेटा कुछ बच्चों को क्लास में कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चों को हरा रंग नहीं दिख पाता है, इसलिए मैं ग्रीन कलर नहीं रखती हूँ, ब्लैक रखती हूँ। बस मैम ग्रीन कर लो, बोर्ड ग्रीन कर लो। फिर 4-5 बच्चे आते हैं, हमें कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम ग्रीन कलर से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रही। और ग्रीन कलर बोर्ड को अवॉइड करना चाहिए, आंखें खराब होती है ग्रीन कलर के बोर्ड से पढ़ने पर। या तो व्हाइट बोर्ड में व्हाइट कर सकती हूँ, ब्लैक पे, ग्रीन पे नहीं पढ़ा, मतलब कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन ग्रीन से आंखें बहुत जल्दी खराब होती है बेटा। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।